और अब शुरू होता है खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड, जिसमें आप अपनी पसंद की हर एक खबर अपने पसंदीदा अंदाज में देखते हैं। आपसे सरोकार रखने वाली हर एक खबर यहां होगी मौजूद। लेकिन पहले आपको बताता हूं आज बिग एंड बोल्ड में आउटस्टैंडिंग खबरें कौन सी रही। वो आउटस्टैंडिंग खबरें ये हैं, बात बिहार की होगी, जहां एक और बालासोर हादसा होते होते टल गया। लेकिन उससे पहले बंदूक की नोक पर अंजू बनी फातिमा। क्या फातिमा को बंदूक की नोक पर अंजू बनाया गया है? बिहार में बालासोर वाली लापरवाही पर पूरा चैप्टर मैं आपको समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि पुतिन को युद्ध जीतने के लिए कौन सा ब्रह्मास्त्र चाहिए। लेकिन मोदी का ब्रह्मास्त्र गेम चेंजर बनेगा। इंडिया को लेकर जो मोदी ने ब्रह्मास्त्र फेंका है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे गुलाम हैदर, जैसे कई लोग ये मान रहे हैं कि सीमा का जवाब अंजू है, ये सीमा से संबंधित खबर देखिए। पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर है। सीमा और सचिन को आज यूपी एटीएस अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से हिंदुस्तान में अवैध तरीके से आने पर सवाल किए गए। साथ ही इसकी पड़ताल भी की गई कि हिंदुस्तान में सीमा ने सचिन से पहले किस किस से संपर्क करने की कोशिश की थी। वहीं सीमा हैदर के वकील का कहना है कि सीमा सच बोल रही है और अब वो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी पूरी तरह तैयार है। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई ये खबर देखिए कि एसआई का सर्वे होगा या नहीं, इसको लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की बेंच कल सुबह 9:30 बजे से फिर से सुनवाई करेगी और कल ही सुनवाई के लिए बेंच का गठन भी किया जाएगा। वहीं 2021 के ज्ञानवापी से जुड़े पुराने लंबित मामलों की भी आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इंतजामिया कमेटी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया और इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच में कराने का फैसला किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर बुधवार शाम तक रोक लगी है। लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब एएसआई सर्वे ने निर्णायक भूमिका निभाई हो। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित महादेवगढ़ मंदिर का फैसला भी एएसआई सर्वे के बाद ही हुआ था। दरअसल 12वीं सदी में बना यह मंदिर समय के साथ अपना अस्तित्व खो चुका था। जब इसके शिवलिंग के रखरखाव की बात आई तो मोहम्मद लियाकत ने अतिक्रमण का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने इसके प्राचीन होने का सर्वे पुरातत्व विभाग से कराया। तब जाकर यह साबित हो पाया कि महादेवगढ़ मंदिर 12वीं सदी में बनाया गया था। वहीं 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में एएसआई की 2003 में दी गई रिपोर्ट का हवाला दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई ने 2003 में अयोध्या में विवादित जमीन की खुदाई की थी। इस दौरान मिली चीजों का वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष का दावा किया गया था। इन सबूतों ने फैसले में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर 3 महीने पहले ही महादेवगढ़ मंदिर पहुंचे थे और पूरी रिपोर्ट अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे कराए जाने का फैसला आया था। और बिग एंड बोल्ड में अब बात चंद्रयान 3 के अपडेट की। पृथ्वी की 5वीं कक्षा में पहुंच चुका है चंद्रयान 3। यान ने ऑर्बिट रेंजिंग मनूवर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब 1 अगस्त को चांद की तरफ रवाना हो जाएगा। चंद्रयान अभी तक निर्धारित मिशन पर बगैर किसी रुकावट के निर्विघ्नता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो पृथ्वी के तरफ चारों तरफ ये अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाने का काम था वो चंद्रयान ने पूरा कर लिया और अब अगस्त के महीने में ये चंद्रमा की तरफ कूद जाएगा और उसके बाद भी यहां 6 चक्कर लगाने के बाद और फिर सॉफ्ट लैंडिंग होनी शुरू होगी। कुल मिलाकर ये वाले जो मनूवर थे वो चंद्रयान ने निर्विघ्न पूरे कर लिए। और अब अगली खबर देखिए जो बिहार से है। मुजफ्फरपुर में आज ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से ओडिशा के बालासोर जैसा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि पैनल की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, जिसके बाद ड्राइवर ट्रेन को गलत रूट पर आगे बढ़ा चला। ट्रेन करीब 5 मिनट तक गलत रूट पर आगे चलती रही, लेकिन ऐन मौके पर ट्रेन के ड्राइवर ने कॉशन पेपर पर नजर डाली। ड्राइवर को जैसे ही पता चला कि ट्रेन गलत दिशा में जा रही है उसने फौरन ब्रेक लगाए। मामले की सूचना मिलने के बाद रेलवे में अफरा तफरी मच गई। जांच के बाद तत्काल प्रभाव से पीआरआई पैनल प्रभारी सुरेश प्रसाद सिंह और पैनल ऑपरेटर अजीत कुमार को निलंबित किया गया। और मोदी की गुगली से इंडिया गुट कैसे हुआ क्लीन बोल्ड, ये पूरी खबर बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की कुछ और अहम खबरें देखिए बिग एंड बोल्ड क्विक टेक्स में। यूपी के विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया और भानवी सिंह के तलाक के मामले की आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट से भानवी सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों से 3 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि जनसत्ता दल प्रमुख राजा भैया ने पत्नी भानवी से तलाक लेने के लिए अदालत में अर्जी लगाई है। मध्य प्रदेश के दमोह में तेंदुखेड़ा में पोंडी जलाशय फटने से 2 गांवों में पानी आ गया। पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए बीती रात प्रभावित पौड़ी और जैतगढ़ गांव को खाली करा लिया। जैतगढ़ जाने वाली सड़क को फिलहाल पुलिस ने बंद कर दिया है।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक कार शोरूम में लूटपाट और आग लगाने के मामले में 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सभी आरोपी एक खास समुदाय से हैं। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से ऐसा लगता है कि आरोपी गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा थे जो हिंसा करने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से जमा हुई थी। यूपी की प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे अली के दोस्त भूरे फैज को गिरफ्तार किया है। फैज पर 2016 में हिंगिंग बॉटम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का आरोप है। इसके साथ ही उस पर फर्नीचर व्यवसायी के रिश्तेदार के मकान पर फर्जी कागजात बनाकर अवैध कब्जा करने और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप भी है। यूपी के झांसी में रहने वाली 27 साल की गोल्डी रायकवार सावन महीने में भगवान शिव से विवाह रचाकर सुर्खियों में आ गई। शादी समारोह के दौरान बाकायदा शिवलिंग को रथ पर सवार कर बारात निकाली गई, वरमाला भी पहनाई गई। गोल्डी रायकवार की माने तो जिस तरह मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था, ठीक उसी तरह उसका सपना भगवान शिव से शादी करने का था, जो अब जाकर साकार हुआ है। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड पॉलिटिक्स में ये अहम खबरें। पहली खबर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष के नए नाम इंडिया पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम लोगों को गुमराह करने के लिए रखा है। सिर्फ इंडिया नाम रख लेने भर से नहीं हो जाता। विपक्ष सत्ता में नहीं आना चाहता, लोगों को गुमराह करने के लिए इंडिया का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था। विपक्ष दिशाहीन है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने मन बना लिया है कि उन्हें लंबे वक्त तक विपक्ष में ही बने रहना है। और पीएम मोदी ने आज इंडिया गुट पर कैसे प्रहार किया, आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ इंडिया नाम लगा लेने से नहीं हो जाता। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया लगाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेज A.O. ह्यूम ने की थी। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, जिसकी स्थापना आतंकवादियों ने की थी। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों में भी इंडिया लगा हुआ है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी। अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखते हुए मणिपुर मुद्दे पर सभी दलों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने लिखा, हम मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार को किसी मुद्दे पर चर्चा से डर नहीं है, लेकिन विपक्ष को संवेदनशीलता दिखाते हुए मुद्दों पर चर्चा का माहौल बनाना होगा। अमित शाह ने चिट्ठी में सवाल किया कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं चाहता। और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्षी गठबंधन पर दिए बयान को लेकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी आप जो चाहें कह लें, हम इंडिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। संसद में हंगामे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा, प्रधानमंत्री विपक्ष की पटना और बेंगलुरु में हुई बैठक से घबराए हुए हैं। उन्हें महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की कोई चिंता नहीं है। वहीं मॉनसून सत्र से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन से करीबी रिश्ते हैं, इसीलिए पीएम उन्हें याद कर रहे हैं। पीएम के पूर्वज अंग्रेजों से मिले हुए थे, इसीलिए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ रही है। और अब लाल डायरी की तरफ लिए चलता हूं, राजस्थान लिए चलता हूं आपको। बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के समर्थन में आज करणी सेना ने कोटा में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल का पुतला भी फूंका गया। करणी सेना का कहना है कि राजेंद्र गुढ़ा का अपमान राजपूतों का अपमान है। साथ ही करणी सेना ने गहलोत सरकार को राजपूत समाज से माफी मांगने और गुढ़ा का मंत्री पद बहाल करने का अल्टीमेटम दे दिया है। करणी सेना का कहना है कि मांग नहीं मानी गई तो 30 जुलाई के बाद पूरे राजस्थान में चिंगारियां उठती हुई दिखाई देंगी। और अब मणिपुर से ये अपडेट देखिए। हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में घुसपैठ ने चिंता बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि जुलाई में 2 दिन में म्यांमार से 700 से ज्यादा नागरिक सीमा पार करके मणिपुर पहुंच गए। राज्य सरकार की तरफ से असम राइफल से मामले की जानकारी मांगी गई है। वहीं आज मणिपुर में हो रही हिंसा के विरोध में मिजोरम में प्रदर्शन किया गया। राजधानी आइजोल में एकजुटता रैली निकाली गई, जिसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। यह रैली हिंसाग्रस्त मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए निकाली गई। क्या गर्लफ्रेंड के चक्कर में चीन के विदेश मंत्री की कुर्सी चली गई? पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप देखेंगे, लेकिन पहले आज की पॉलिटिक्स की 5 और अहम खबरें बीएनबी पॉलिटिकल फैक्ट चेक ये रहे आपके सामने। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने चुनावी तैयारियों में टॉप गियर लगा दिया है। सिगरौली से आज संत रविदास समरसता रथ यात्रा निकालकर बीजेपी ने SC/ST वर्ग को साधने की कवायद शुरू कर दी है। यात्रा का समापन 12 अगस्त को सागर में होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट एक्सपो शुरू हो गया है। कार्यक्रम का विषय अंतिम मील तक पहुंचना है। इसका उद्देश्य हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
गीता शर्मा सुसाइड केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया। कोर्ट ने मैनेजर अरुण चड्ढा को रिहा करने का आदेश सुनाया। 5 अगस्त 2012 को 23 साल की गीतिका ने अपने घर के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। चंडीगढ़ नगर निगम में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर करप्शन का आरोप लगाकर चर्चा की मांग की थी। इसी को लेकर आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से माफी मांगने की मांग की। इसके बाद दोनों के पार्षद आपस में भिड़ गए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के 8 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कोटगुडेम बीआरएस विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव को अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने वेंकटेश्वर राव को 2018 विधानसभा चुनाव में गलत हलफनामा देने का दोषी पाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राव 2018 से अब तक विधायक बनने के योग्य नहीं है। एनसीआर से आई खबर देखिए, नोएडा के इकोटेक इलाके में सैकड़ों कारें डूब गईं। यूं देखिए, यूं एक के बाद एक कतार में खड़ी हुई कारें पानी में लगभग डूबी हुई हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं, जहां ये कारें खड़ी थी वो पार्किंग अवैध थी। हिंडन नदी का जल स्तर बढ़ा तो अवैध तरीके से, गलत तरीके से बनाई गई ये पार्किंग, वहां तक पानी पहुंच गया और यहां खड़ी तमाम कारें डूब गईं। आप जानते हैं कि हिंडन में जल स्तर बढ़ने के बाद कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और खासतौर से ऐसे कंस्ट्रक्शंस जो नियमों को ताक पर रखकर किए गए हैं वो सबसे पहले चपेट में आ रहे हैं। और अब मौसम के बारे में आपको बता दूं, अब तक उत्तर भारत और पश्चिम भारत के कुछ राज्य बारिश की मार झेल रहे थे, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में पूर्व के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। तेलंगाना के लिए तो अगले 48 घंटे बारिश का रेड अलर्ट साउंड किया गया है। इसके अलावा उत्तर भारत में हिमाचल और उत्तराखंड में भी फिलहाल बारिश से राहत के आसार नहीं। इन दोनों ही राज्यों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश का अनुमान है। चावल, भारत सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। दुनिया भर में इस साल चावल का उत्पादन काफी कम हुआ है, जिसकी वजह से सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। भारत सरकार के इस फैसले से अमेरिका और कनाडा में रह रहे प्रवासी भारतीयों में अफरा तफरी मच गई और खबर यह है कि वहां के लोग चावल के कई पैकेट्स खरीद कर स्टोर करने में जुट गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि भारत के इस कदम से पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। चावल के उत्पादन की कमी के पीछे जो वजहें बताई जा रही हैं उसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध, चीन और पाकिस्तान जैसे चावल उत्पादक देशों में खराब मौसम और क्लाइमेट चेंज अहम है। और अब अगली अहम खबर, मारुति चलाने वाले बहुत ध्यान से देखें। कार कंपनी मारुति ने स्टीयरिंग में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद 87,599 गाड़ियों को मार्केट से वापस बुलाने का फैसला किया है। यह गड़बड़ी मारुति की एस्प्रेसो और इको गाड़ियों में पाई गई है। इन दोनों मॉडल्स की 87,599 यूनिट्स को रिकॉल किया गया है। जिन गाड़ियों के स्टीयरिंग में गड़बड़ी की शिकायत है वो सभी 5 जुलाई 2021 से 15 मार्च 2021 के बीच बनाई गई हैं। तो जिस किसी के पास भी एस्प्रेसो और इको मॉडल की ये गाड़ियां हैं जो 2021 से मार्च 2023 के बीच बनी हुई हैं, वो मारुति के किसी भी सर्विस सेंटर में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गाड़ी की गड़बड़ी को ठीक करवा सकते हैं। और बिग एंड बोल्ड में अभी यह खबर देखिए, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था। इसके लॉन्च की तस्वीरों में एक हल्की लाल रोशनी नजर आई, जिसके वैज्ञानिक अध्ययन ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया और वो चौंकाने वाला खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूं। भौतिक विज्ञानी जेफ बॉमगार्डनर के मुताबिक मस्क के रॉकेट से वायुमंडल की परत में छेद हो गया है। फाल्कन 9 रॉकेट से आयनोस्फीयर में एक बड़ा नुकसान हुआ है और आयनोस्फीयर वायुमंडल की एक खास परत है जिस पर इंजन के फ्यूल बर्न से छेद हुआ है। यह सब जमीन से 200 से 300 किलोमीटर ऊपर हुआ है। इसका असर जीपीएस सेवाओं पर खास तौर से पड़ सकता है। आपको बता दें कि यह रॉकेट 19 जुलाई को लॉन्च किया गया। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली खबर इंदौर से। इंदौर में सूदखोरों से परेशान होकर एक मसाला कारोबारी ने खुदकुशी करी। खुदकुशी से पहले उस कारोबारी ने 5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा और रोते हुए एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में कारोबारी ने कहा कि उसे बर्बाद कर दिया गया है, वो बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहा। अपने वीडियो में 3 लोगों का नाम उसने लिया और आरोप लगाया कि उन्हीं वजह से वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हुआ है। 5 पन्नों के सुसाइड नोट में मसाला कारोबारी ने लिखा कि 2016 में उसने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था और तब से सूदखोर उसे पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं। दुकान बेचकर 1,20,000 रुपए दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों ने उसके ऊपर 7 लाख का कर्ज बकाया होने की बात कह दी। इसी बात से वो टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश से यह खबर भी देखिए, बड़ी दिलचस्प। कटनी से रिश्वतखोरी का हैरान करने वाला मामला। आपने रिश्वत खाते सुना होगा, देख यहां खबर में लीजिए। सबूत छिपाने के लिए एक पटवारी 5,000 रुपए चबा गया। रिपोर्ट। अस्पताल के स्ट्रेचर में बैठकर गाय की तरह जुगाली कर रहा ये है पटवारी गजेंद्र सिंह। आसपास मौजूद पुलिस गजेंद्र सिंह का चलता मुंह बंद होने का इंतजार करती रही, लेकिन गजेंद्र सिंह रिश्वतखोरी के सबूत को चबाता चला गया। मामला कटनी का है। बताया जा रहा है कि आरोपी पटवारी गजेंद्र सिंह ने
सीमांकन के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित चंदन लोधी ने जबलपुर लोकायुक्त से कर दी। लेकिन जब लोकायुक्त की टीम ने गजेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ा तो वो 500 के 9 नोट निकल गया। पुलिस वालों ने जब गजेंद्र के मुंह में हाथ डालकर रिश्वत के सबूत बरामद करने की कोशिश की तो गजेंद्र सिंह ने पुलिस वाले की उंगली काट खाई, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम पटवारी गजेंद्र सिंह को लेकर अस्पताल पहुंची। लेकिन यहां पर भी लोकायुक्त टीम बेबसी नजर आई। पुलिस ने गजेंद्र सिंह के मुंह से सबूत निकालने की कई जुगत लगाई, लेकिन सब बेकार गई। आखिरकार डॉक्टर्स की पूरी टीम इस काम में लगाई गई, जिन्होंने गजेंद्र के हलक से नोट तो निकाल लिए, लेकिन वो इस हालत में नहीं थे कि उन्हें सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सके। हालांकि वॉइस रिकॉर्डिंग और दूसरे सबूतों के आधार पर गजेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब कहा जाता है कि खाएंगे नहीं और खाने भी नहीं देंगे, तो इस खाने से मुराद होती है। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने पद निकाला है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का योग्यता ग्रेजुएशन है। आवेदन कर सकते हैं ssc.nic.in पर। आखिरी तारीख 15 अगस्त है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने पद निकाला है टेक्नीशियन का। योग्यता है 10वीं के साथ ITI। आवेदन कर सकते हैं secr.indianrailways.gov.in पर। आखिरी तारीख है 21 अगस्त। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने पद निकाला है प्रोफेसर का। आवेदन कर सकते हैं bhu.ac.in पर। आखिरी तारीख है 31 जुलाई। और अब आपको दिखाते हैं आज की कुछ और अहम खबरें बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टिक्स में। ये देखिए, आज घरेलू शेयर बाजार में सपाट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 29 अंकों की गिरावट के साथ 66,536 पॉइंट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी मामूली 8 अंकों की बढ़त के साथ 19,681 पर क्लोज हुआ। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट देखी गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 59,282, जबकि चांदी प्रति किलो 73,889 रुपए पर बिकी। आज IRCTC के मोबाइल ऐप और वेबसाइट ठप रहने से लाखों रेल यात्रियों को टिकट बुक कराने में काफी परेशानी हुई। टिकट बुकिंग ठप होने के बाद IRCTC ने सफाई में कहा कि तकनीकी वजहों से टिकटिंग सेवा उपलब्ध नहीं है। वहीं यात्रियों की दिक्कत को देखते हुए देश के कई स्टेशनों पर रेलवे को अतिरिक्त टिकट काउंटर शुरू करने पड़े। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर के रिलीज होते ही एटम बॉम्ब के जनक अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के जीवन को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। हाल ही में पब्लिश एक किताब में वैज्ञानिक ओपेनहाइमर को लेकर दावा किया गया है कि उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय नागरिकता की पेशकश की थी। इस बुक में ओपेनहाइमर और होमी जहांगीर भाभा की दोस्ती का भी जिक्र है। वेस्टइंडीज के साथ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ होने से भारत ने सीरीज पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में नुकसान हुआ। बारिश से धुले मैच ने भारत की उम्मीदों को भी धो दिया। इस मैच के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान की टीम नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई। आज विश्व IVF दिवस है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1978 में हुई, जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के जरिए पहले बच्चे का जन्म हुआ। इसे आम बोलचाल में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। किसी वजह से अगर कोई महिला मां नहीं बन पाती तो ये प्रक्रिया उसके लिए वरदान से कम नहीं है। तो ऑपरेशन रोहिंग्या बस शुरू हुआ है, लेकिन योगी के इस ऑपरेशन से बांग्लादेशी घुसपैठियों में तनाव पैदा हो गया। रोहिंग्या अब यूपी छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन के फर्स्ट राउंड में ही 74 रोहिंग्याओं को अरेस्ट कर लिया गया और अब सेकंड राउंड की तैयारी चल रही है। ऑपरेशन रोहिंग्या का नेक्स्ट फेज कहां लॉन्च होगा? मथुरा, अलीगढ़ के बाद कहां एक्शन होगा? यूपी में कहां और कितने रोहिंग्या छिपे हैं? क्या बांग्लादेश से रोहिंग्याओं का यूपी आना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? योगी ने घुसपैठ के इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए क्या प्लान बनाया है? क्या रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया जाएगा या शेल्टर होम में रखा जाएगा? पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट इधर रही। चाहे फर्जी आधार कार्ड बनवा लो, चाहे फर्जी राशन कार्ड बनवा लो, पूरा मोहल्ला बसा लो, जितनी मर्जी उतनी भीड़ जुटा लो, मथुरा में छिप जाओ या अलीगढ़ में अंडरग्राउंड हो जाओ, योगी अब रोहिंग्याओं को छोड़ेंगे नहीं। घुसपैठिए चाहे गाजियाबाद की गली में हो या मेरठ के किसी मोहल्ले में, योगी की पुलिस सबको ढूंढ निकालेगी, सबका हिसाब होगा। योगी किसी को बख्शेंगे नहीं। करीब 1 महीने पहले योगी ने यूपी से घुसपैठियों को खदेड़ने का प्रण लिया था और अब रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन ऑन हो गया है। यूपी से घुसपैठियों को ढूंढकर निकालने की स्पेशल टीम बनी है। यूपी पुलिस और यूपी ATS का जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट फेज में यूपी के 6 जिलों में एक्शन हुआ। 8 घंटे तक पुलिस और ATS का एक्शन दिखा। मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, हापुड़ में एक्शन हुआ। मेरठ और सहारनपुर में भी सर्च ऑपरेशन चला। तलाशी हुई, कागज चेक किए गए, घुसपैठियों को अरेस्ट किया गया।
यूपी एटीएस ने मथुरा पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए यूपी के कई जिलों में रेड मारी और उसके बाद कई रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग इलाकों में, जैसे कि अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, इसके अलावा हापुड़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, इन इलाकों से कई रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। अभी हम मथुरा में मौजूद हैं। मथुरा का ये अल्लाहपुर का गांव है और ये इसी गांव के अंदर बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात यूपी पुलिस की जो एटीएस की टीम है और जो मथुरा पुलिस की टीम है, उन्होंने रात में रेड मारा और 8 घंटे की जो पूछताछ के बाद तकरीबन 40 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने यूपी में 74 रोहिंग्याओं को पकड़ा। इनमें मथुरा से 31, अलीगढ़ से 17, गाजियाबाद से 4, हापुड़ से 13, मेरठ और सहारनपुर से 2-2 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया। बांग्लादेश से पहले बांग्लादेश आया था, वहाँ से यहाँ आया था और गाड़ी में आ जाता, किसी गाड़ी में आया, किसी की वो खाल पार करके आया, नदी पार करके आया था और जान के लिए बसने के लिए आया। इधर स्थिति खराब, मारते उधर काटते, लड़ाई होते हैं, इसलिए आया। उधर शांति नहीं है, इंडिया में शांति है, रास्ता पूछ ले इधर आ जाइए। सबसे ज्यादा रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी मथुरा से हुई। रोहिंग्याओं का दावा है कि 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एटीएस ने अभी तक सिर्फ 31 लोगों की अरेस्ट कंफर्म की है। बताया जा रहा है कि सारे रोहिंग्या बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आए थे। मथुरा के अल्लाहपुर और कोटा गांव के बीच में इन लोगों ने अपनी पूरी अवैध बस्ती बसा ली थी। कोई 15 साल से यहाँ रह रहा था, कोई 20 साल से। पहले एक आदमी का परिवार आया, फिर उसने दूसरे को बुलाया और देखते ही देखते घुसपैठियों ने पूरी बस्ती बुला ली। यूपी एटीएस और मथुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अल्लाहपुर इलाके से, जो कि मथुरा का इलाका है, वहां से तकरीबन 40 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया है। ये रोहिंग्या पिछले 25 से 30 साल से भारत में रह रहे थे, अलग अलग इलाकों में रह रहे थे और उसके बाद अब यूपी एटीएस और मथुरा पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही वो इलाका है अल्लाहपुर जहां हम मौजूद हैं और कुछ इसी तरीके से झुग्गी झुप्पी बस्ती बनाकर लोग जो है वो यहाँ पे रह रहे थे। ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए हैं और यहीं पे अपना जो गुजर बसर है वो कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अब इसके ऊपर कार्रवाई की है और यहाँ से गिरफ्तार किया है। अब देखिए जरा इस पहले पूरे इलाके को देखिए, किस तरीके से एक छोटा कस्बा इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। यही नहीं, सिर्फ झुग्गी झोपड़ी ही आपको नहीं दिखाई देगा, इसके अलावा देखिए मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहाँ पे बकायदा पक्के मकान भी जो हैं वो बना दिए गए हैं, यानी कि जो पुराने लोग हैं यहाँ पे, जो 15-16 साल से हैं, उन्होंने अब पक्के मकान बनाने भी यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। ये जमीन बताया जा रहा है किसी जो है व्यक्ति की थी जो आसपास ही रहता था और उसने इस जमीन को किराए पे दिया था और उसके बाद यहाँ पे बसना जो है उन लोगों ने शुरू कर दिया था और झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ जो पक्के मकान हैं वो बना दिए थे। शौचालय भी देखिए आपको नजर आएगा, कुछ इस तरीके से शौचालय भी बना दिए गए थे। पीने का पानी के लिए भी पीछे का जो हिस्सा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पे आके रहते थे और एक पूरे तरीके से आप समझिए कि इसको एक कस्बा बना के, एक छोटा गांव बना के ये लोग जो है वो रह रहे थे। यहाँ तकरीबन 50 से 60 परिवार बताया जा रहा है कि यहाँ पे रहते थे और कुछ इसी तरीके से, किसी के पास ट्रैक्टर आपको दिखाई देगा, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास रिक्शा, और यही तरीके से इन्हीं पूरे इलाके में, ये अल्लाहपुर का जो पूरा इलाका है, यहीं पे ये सारे लोग जो हैं वो रहते हैं। बताया जा रहा है कि ये आसपास के इलाके में जो कूड़ा बिनने का काम होता है ये वो करते थे। कबाड़ी जो आते हैं वो कबाड़ी खरीदने का काम करते थे, बेचने का काम करते थे। होटल से जो कूड़ा कचरा निकलता था उसको वो चुनने का काम करते थे और उसके बाद अपने परिवार के साथ यहीं रहते थे। योगी ने अब यूपी में अवैध तरीके से घुसे रोहिंग्याओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। रोहिंग्याओं को लेकर देश में कई बार नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इशू खड़े हो चुके हैं। आतंकी कनेक्शन और देश विरोधी गतिविधियों में रोहिंग्याओं की भूमिका पाई गई है। आंकड़ों की माने तो पूरे देश में करीब 40,000 रोहिंग्या घुसपैठियों के होने का दावा है और यूपी में करीब 3,000 घुसपैठियों का दावा। रोहिंग्या के आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन सामने आ चुके हैं। खुफिया एजेंसीज ने रोहिंग्या मुसलमान और ISI और ISIS तक के कनेक्शन का खुलासा किया है। घुसपैठियों को मुस्लिम देशों से हवाला के जरिए फंडिंग होती है। कई इलाकों में रोहिंग्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बन गए हैं। पिछले 2 साल में करीब 3,000 घुसपैठियों को देश के अलग अलग हिस्सों से अरेस्ट किया गया है। यही वजह है कि योगी ने रोहिंग्या के खिलाफ अपना एक्शन प्लान एक्टिवेट किया है। मथुरा की तरह ही अलीगढ़ में 17 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई। इसमें 10 महिला और 7 पुरुष हैं। सहारनपुर में 2 पुरुष, मेरठ में गिरफ्तार 2 रोहिंग्या बच्चे हैं। इनमें 1 लड़का और 1 लड़की। हापुड़ में 12 पुरुष और 1 महिला रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 नाबालिग भी हैं। अरेस्ट किए गए सभी रोहिंग्याओं के खिलाफ संबंधित थानों में FIR दर्ज की गई है।
सारे घुसपैठियों के खिलाफ लीगल एक्शन हो रहा है। इसके साथ पुलिस और एटीएस की टीम इंटेरोगेशन भी कर रही है। एटीएस व अलीगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में थाना कोतवाली नगर के मखदूम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवास कर रहे 7 पुरुष व 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इनसे पता चला कि ये मूलतः म्यांमार के रहने वाले हैं। पूर्व में भी जिला पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में इन लोगों पर कार्रवाई हेतु अभियान चलाए गए हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध विदेशी अधिनियम की सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रोहिंग्याओं के खिलाफ जो कुछ हुआ वो तो बस एक ट्रेलर है। ऑपरेशन रोहिंग्या की पूरी पिक्चर बाकी है। आगे यूपी के हर जिले में एक्शन होगा। एक एक घुसपैठियों को ढूंढ कर निकाला जाएगा। घुसपैठ का पूरा रूट डिकोड किया जाएगा। कैसे ये रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश और फिर यूपी पहुंचे, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। घुसपैठ का ये रैकेट कैसे काम करता है, इसका पूरा इन एंड आउट इन्वेस्टिगेशन होगा और इस तरह घुसपैठ के चैप्टर को योगी क्लोज कर देंगे। एटीएस यूपी पुलिस के साथ मिलकर ये अभियान छेड़े हुए हैं। सहारनपुर, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा ऐसे कई शहर हैं जहां पर ये कार्रवाई हुई है। 74 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बस्तियां कई सारी उत्तर प्रदेश में जहां पर ये कार्रवाई की और गुंजाइश अभी बाकी है और ऐसे में एटीएस और यूपी पुलिस मिलकर इन बस्तियों पर नजर रखे हुए है। इनपुट मिला है, इनपुट के हिसाब से जांच की जा रही है और जांच के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। अलग अलग जिलों में इन्हें किसने बसाया, क्योंकि छोटी छोटी बस्तियां हैं, कुछ रिफ्यूजी भी अलग अलग जिलों में रह रहे हैं। इन रिफ्यूजी के सहारे ये रोहिंग्या इन बस्तियों तक पहुंचे हैं। मथुरा का आंकड़ा आपको बता दूं, लगभग 151 से ज्यादा रिफ्यूजी वहां पर है। लेकिन बस्ती आप देखेंगे तो बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कैसे ये लोग एक दूसरे को यहाँ पर बुलाते हैं और किन लोगों का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बिना सपोर्ट के उत्तर प्रदेश आना, बॉर्डर पार करके संभव नहीं हो पाता। कई राज्यों को छूते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। योगी के ऑपरेशन पर योगी विरोधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी के मंत्री का कहना है यूपी में जो कुछ भी होगा कानून के हिसाब से होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, रोहिंग्या का जो मसला चल रहा है, 74 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए पूरे प्रदेश भर में, क्या कोई साजिश हो रही है रोहिंग्या को यहाँ बसाने की? जो अवैध लोग रह रहे हैं प्रदेश में, इनको हम लोग चिन्हित करा करके और इस पे कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आगे भी एक्शन जारी रहेगा। योगी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद इस लाइन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। रोहिंग्या तबके के खिलाफ कल कार्रवाई हुई। बॉर्डर पार करके यूपी के अलग अलग जिलों में रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं। 74 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। आपको लगता है कि कोई ताकत है जो जानबूझकर बॉर्डर से यहां तक उन्हें सपोर्ट कर रही है, फिर उन्हें अलग अलग जिलों में बसाया जा रहा है? कोई खतरनाक मंसूबा इसके पीछे है? देखिए, हमारे मानना है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमने तमाम ऐसी चीजों पर सख्त एक्शन लिया और साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में हम अपने आवाम को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए वचनबद्ध हैं, उसके दिशा में काम कर रहे हैं। और 17 से अब तक हम सफलतापूर्वक इन चीजों को हमने धरातल पे भी, ग्राउंड लेवल पे भी उतारा है। और हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी इंटेलिजेंस लगातार सतर्क है। कहीं भी कोई किसी भी तरीके का माहौल बनाने की, बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करता है तो हम तुरंत जो भी उस पर एक्शन लेना चाहिए जरूरी वो जरूर लेते हैं। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, यूपी में कोई भी माहौल बिगाड़ेगा तो एक्शन होगा। यूपी के इमेज को कोई डेंट पहुंचाएगा तो कानून का हंटर चलेगा। अपराधी चाहे नेता हो या रसूखदार, पुलिस उसे माफ नहीं करेगी। बरेली में रविवार को कांवड़ियों के जत्थे पर पत्थरबाजी हुई थी। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने एक्शन लिया। एसपी नेता और पूर्व पार्षद उस्मान अली और साजिद को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी अब 14 दिन की रिमांड पर हैं। पत्थरबाजों की भी पहचान हो चुकी है। जल्द ही बाकी बचे पत्थरबाजों पर भी एक्शन होगा। योगी ने 6 साल में सबसे ज्यादा काम यूपी की इमेज पर किया है, क्योंकि इमेज से परसेप्शन और परसेप्शन से फ्यूचर चेंज होता है। योगी ने सबसे पहले यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया। ऑपरेशन माफिया मटियामेट के बाद यूपी माफिया मुक्त हुआ और योगी का प्रण यूपी को घुसपैठियों से आजादी दिलाने का है। योगी की नजर अब घुसपैठियों के पूरे नेक्सस पर है और ये बात तो योगी विरोधी भी मानते हैं कि योगी कोई प्रण लेते हैं तो उसे पूरा करके दिखाते हैं। मथुरा से अभिषेक राज, लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।